I'm your biology teacher from Educator School Husur campus और हम लोग 9th बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे थे। 9th की बायोलॉजी जो है चैप्टर 4 हमने पढ़ा था कि चैप्टर 4 में सेल एंड उसके टिश्यूज और सेल क्या होता है हमने स्टार्ट पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया हुआ है। सेल किस तरह से बनी, उसके बाद उसके हम लोगों ने उसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स थे जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म वो सब कुछ डिस्कस किए। उसके बाद उसकी ऑर्गेनेलिस थी, ऑर्गेनेलिस हमने डिस्कस कर ली। अब जो है हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ना है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो सेल है उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने पहले एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रो मीन्स प्री, कैरियोट्स वर्ड जो है वो कैरियन से निकला है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस बनने से जो पहले वाले जानदार थे उनको प्रोकैरियोट्स का नाम दिया गया। उसके बाद जो यूकैरियोट्स हैं वो मतलब ट्रू, और कैरियोट्स वर्ड कैरियन से निकला है मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स का नाम दिया जाता है, और जिनकी बॉडी के अंदर जिसकी सेल के अंदर जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो या न्यूक्लियस हो ही ना, उन्हें हम लोग प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। तो मेन डिफरेंस जो है वो इनमें आ गया। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के लिहाज से इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस होगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना होने का मतलब ये है कि अब न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब उसका डीएनए है, उसके क्रोमोसोम्स हैं। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो इस कंडीशन में जो उसका डीएनए है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मर्ज हुआ होगा, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो उसका डीएनए है, उसका क्रोमोसोम्स है, वो एक ऑर्गेनेली के अंदर पैक्ड होंगे, वो होगी हमारे पास न्यूक्लियस। तो पहले उसका पहला डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसका क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस ऐसी ऑर्गेनेलिस जिसकी ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन ने बाउंड किया हो। मेम्ब्रेन बाउंडेड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है प्रेजेंट होती है। जैसे हमने ऑर्गेनेलिस में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी ऑर्गेनेलिस ऐसी थी जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। ऐसी ऑर्गेनेलिस होती है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि ऐसी ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है। उसके बाद में हमारे पास राइबोसोम। तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू उन राइबोसोम्स के जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स हमने पढ़े थे कि राइबोसोम्स जो है वो स्मॉल ऑर्गेनेलिस होती है सेल के अंदर। राइबोसोम्स जो है वो उनके दो पार्ट्स हमने पढ़े थे, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। तो वो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर उनका साइज बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है उनका साइज बहुत ज़्यादा होगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरऑल सेल का अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो तकरीबन यूकैरियोटिक सेल की निस्बत 10 गुना छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रोकैरियोट्स का साइज है अगर 1 माइक्रोमीटर है, इट्स मीन कि यूकैरियोट का साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर, उसके जो ऑर्गेनेलिस होंगे वो 10 माइक्रोमीटर रेंज में आएंगे। इनमें तकरीबन जो है वो 10 गुना रेंज का 10 गुना साइज का जो है वो फर्क होता है। अब यहाँ पर साइज की हमने बात कर ली, इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल जो है यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। हमने ये पहली बात करी है जब हम लोगों ने सेल वॉल को डिस्कस किया था, तब हम लोगों ने ये बात बताई थी कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि जो यूकैरियोट्स की सेल होती है वैसे तो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट सेल में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर वो सेलुलोज की बनके बनी होगी, जबकि फंजाई के अंदर वो काइटिन की मिलकर बनी होगी। तो इस तरह से सेल वॉल का भी डिफरेंस आ गया। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को डिफरेंसेस की फॉर्म में ही करना है, पॉइंट इसी तरह से बनाए
साइज के होते हैं, साइज जो है वो उनका प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स की निस्बत 10 गुना छोटा होता है, जबकि यूकैरियोट्स का प्रोकैरियोट्स की निस्बत 10 गुना बड़ा होता है। सेल वॉल की अगर बात की जाए तो इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनकर बनी होती है, जबकि इसकी सेल वॉल नॉर्मली सेलुलोज और पैक्टिन की बनकर बनी होती है। ये हमारे पास इनके मेन डिफरेंस हो गए। उसके बाद आगे है हमारे पास सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। अब ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के लिहाज से, तो ये जो है वो नॉर्मली ऐसे जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। एमसीक्यूज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताना ये है कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिहाज से मिलता जुलता है, मतलब जो उससे फंक्शन परफॉर्म करना है उसका स्ट्रक्चर उसकी शेप जो है वो उसी तरह की होगी। अब देखिए जरा साइज एंड शेप के लिहाज से बात करें कि साइज और शेप किस तरह से उसके फंक्शन के साथ रिलेट करती है। तो पहले है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। अब हमें पता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो रॉन्ग होती है। अब ये क्यों रॉन्ग होते हैं? क्योंकि इसके अंदर ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन होती है। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, इसके जो जैसे हम लोग जब इनहेल करते हैं एयर को, इनहेल करेंगे एयर को तो एयर जाएगी हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगी हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं लंग्स के अंदर। अब वहाँ पर डिफ्यूज होगी। अब डिफ्यूज किस तरह से हुई है? डिफ्यूज करवाने के लिए जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज हुई है उस डिफ्यूज करवाने के लिए हेमोग्लोबिन यूज होती है। मतलब ये कि हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पिकअप करेगा, पिकअप करने के बाद जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर डिफ्यूज करवाएगा और फिर ब्लड सेल्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे डिफरेंट सेल्स तक, जहाँ जहाँ पर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट सेल्स में, फिर वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जो ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देंगे डिफरेंट सेल्स तक, ताकि सेल जो है अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो इस वजह से इस ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग होगा। उसके बाद है नर्व सेल्स। नर्व सेल जो है वो नॉर्मली इनोवेटेड होते हैं। हमने पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 8th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में कि नर्व सेल्स क्या होती हैं। नर्व सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मेरे किसी बॉडी पार्ट पर टच हुआ है तो मैसेज किस तरह से मेरे ब्रेन तक पहुंच गया। अब पूरी बॉडी में वो नर्व सेल जो है वो फैले हुए हैं। जैसे ही टच किया, टच करने पे एक ब्लड इम्पल्स क्रिएट हुई और वो ब्लड इम्पल्स जो है वो पूरी बॉडी के मतलब अलोंग जो है वो मूव करती जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर हमारे ब्रेन तक जाएगी। वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर पता चलेगा कि हमें जो है वो टच हुआ है। तो नर्व सेल्स ने मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है। इस वजह से ये इनोवेटेड होती है, मतलब ये थोड़ी सी लेंथ इनकी ज़्यादा होती है। तो इस पर जाइलम सेल्स हैं कि प्लांट्स के अंदर जब प्लांट ने रूट के जरिए जो है वो सॉइल से अपनी फूड ली है या वाटर मॉलिक्यूल्स ली है, जब वो उसको लेंगे तो उन्होंने अब जो उनकी रूट्स हैं वो तो उनका एंड पार्ट है ना, बिल्कुल एंड पे है। तो किस तरह से कि वो रूट से लेती है और लेकिन उनकी जो ट्री है पूरा ट्री है वो बिल्कुल एंड पे जो लीफ है वहाँ तक जो है उसकी न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। वो किस तरह से पहुँचते हैं? इन जाइलम और फ्लोएम सेल्स के जरिए। कुछ सेल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम सेल्स लॉन्ग और ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इन्होंने क्या करना है कि जब रूट्स ने एब्जॉर्ब की है न्यूट्रिएंट्स और वाटर, एब्जॉर्ब करने के बाद ये जाइलम सेल्स और फ्लोएम सेल्स न्यूट्रिएंट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपवर्ड मूव करवाएंगे, अपवर्ड जहाँ तक उनको मतलब लीव्स की एंड पार्ट तक जो है वो मूव करवाएंगे। उसके बाद ये है कि सरफेस एरिया जो है उनकी वॉल्यूम रेशियो के इक्वल, मतलब कि वॉल्यूम रेशियो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है ताकि फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके। अब रूट हेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि रूट्स के ऊपर देखा होगा अपने रूट जो रूट्स होती है रूट बर्ड्स होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, बहुत सारे रूट हेयर्स, बल्कि उनके आगे भी हेयर्स के आगे हेयर्स निकले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आगे रूट है ना, तो इसके आगे पहले यहाँ पर एक रूट होगी, रूट हेयर्स होंगे, फिर उसके आगे स्मॉल रूट हेयर, इस तरह से बहुत सारे रूट हेयर्स होंगे। इनका फंक्शन क्या होगा कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। सरफेस एरिया मतलब उसकी जो टोटल सरफेस होगी जहाँ से उन्हें मैक्सिमम वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है वो इंक्रीज कर सके। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही वो अच्छे से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद है कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, उस सेल्स ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है उस सेल के लिहाज से, उनके फंक्शंस के लिहाज से जो है उनके अंदर ऑर्गेनेल्स की अमाउंट वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेल्स जिन्होंने सिक्रीशन करती है, बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डिफरेंट अमाउंट में कोई भी केमिकल्स है और सिक्रीट करना है। ऐसे सेल जिन्होंने सिक्रीशन करनी होती है, सिक्रीटेड सेल्स होते हैं, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक
वेसिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर इस सिक्रेटरी वेसिकल्स को प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं ये भी उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होंगे ताकि वो सेल्स जो है अच्छे से अपने सिक्रेशन को रिलीज कर सके। उसके बाद ऐसे सेल जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा। हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ऐसे क्लोरोफिल होता है और साथ में ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिन्होंने प्लांट को एक तो ग्रीन कलर देना होता है और दूसरा उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। तो फिर जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होनी है, फोटोसिंथेसिस होने का मतलब ये है कि उनमें क्लोरोफिल ज़्यादा होगा। तो जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होनी है इट्स मीन कि उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद ये है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है कुछ सेल्स को एक्सप्लेन किया है जैसे नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स के बारे में पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नर्व सेल क्या होती हैं, ऐसे सेल्स जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मसल सेल। मसल सेल्स क्या होते हैं कि ऐसे सेल्स होते हैं, अब ये मसल सेल्स भी इनोवेटेड होंगे क्योंकि इन्होंने फंक्शंस के दौरान कुछ और कुछ का फंक्शन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इस आर्म में जो मसल्स हैं ये इनोवेटेड होंगे, मैंने इसको पुल करना है। अगर मैंने हाथ को पुश अप करना है तो पुश करने के लिए क्या होगा, पुल करने के लिए कि यहाँ पर जो मेरे मसल्स हैं, जो ऊपर वाला मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होगा कि जो मसल सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जॉ पैदा होगा, मेरी आर्म जो खुद ब खुद पुल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मसल सेल्स का इनोवेट होना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे स्किन सेल्स हैं। स्किन सेल्स जो है वो नॉर्मली हमें हमारी जो स्किन है वो हमें वाइट के जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके टैग से बचा के रखती हैं। उसके अलावा डिफरेंट हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए रखती हैं। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इन सेल्स के अंदर डिफ्यूज होगी। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स जो है वो जिन कैपिलरीज के अंदर से, जिन वेन्स के, जिन आर्टरीज के अंदर से गुजरेंगे, तो जिस तरह से गुजरेंगे, जिन कैपिलरीज के अंदर से गुजरेंगे, गुजरते हुए जो सेल्स आएंगे उन सेल्स के अंदर जो है ब्लड को डिफ्यूज करवाएंगे ताकि वो सेल्स अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद बोन सेल्स हैं। बोन सेल्स क्या करते हैं कि ये भी इनके अंदर जो है वो जो इंट्रासेलुलर सेल होते हैं। इंट्रासेलुलर सेल्स क्या होते हैं, जैसे ये देखें एक्स्ट्रा सेलुलर सेल, ये सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर एक कुछ स्पेसेस जो है वो फ्री रह जाती हैं। इन स्पेसेस को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस का नाम देते हैं। इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस को वो कैल्शियम के साथ जो फिल करेंगे ताकि बोन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज, शेप एंड फंक्शन। उसी लिहाज से हम लोगों ने बताना है कि सेल साइज उसके शेप के लिहाज से उसका फंक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है वो बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया की टाइप है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की वो टाइप है जो कि स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर की जाती है। इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के रेंज
करने या वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने, जो भी, तो वो जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है वो लार्ज की कम हो। कम किस तरह से होगी कि ये जो हमारे पास एक लार्ज बॉक्स है, इसको सराउंडिंग में से कवर किया गया है, ये उसकी सरफेस है। लेकिन अगर स्मॉल सेल से देखे जाए तो स्मॉल सेल्स में क्या होगा, अगर हम इसको पूरा ड्रॉ कर ले इस तरह से, ये हमारे पास सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं। उन सेल्स को देखा जाए तो इस सेल में सरफेस क्या है, जो सराउंडिंग वाली है, लेकिन इन सेल्स में सराउंडिंग के साथ साथ इसकी इनर वाली सरफेस भी है। यहाँ पर भी सेल्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो हो सकती है। इस वजह से जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है वो स्मॉल सेल्स के अंदर ज़्यादा होती है उतने वॉल्यूम में, और लार्ज सेल्स के अंदर जब कम होती है। अब वॉल्यूम तो सेम है दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो है ये इसकी सिर्फ सराउंडिंग में इसकी सरफेस है, बल्कि यहाँ पर जो स्मॉल सेल्स की बात की है तो सराउंडिंग के साथ साथ इनर सेल्स है, सेल्स आपस में जुड़ी होती है आपस में साथ में। वो स्पेस में जो है, वो सरफेस में जो है, उस सरफेस में देखा जाए तो वॉल्यूम की लिहाज से सरफेस जो है इंक्रीज कर जाती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर स्मॉल साइज के पाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होगा कि उन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी है, वेस्ट मटेरियल है या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करना है, वो उनकी वॉल्यूम के लिहाज से होगा। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है और उतने ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज किए जाएंगे। लेकिन अगर जो है यहाँ पर भी देखा जाए तो वॉल्यूम के लिहाज से सरफेस कम है, अगर लार्ज सेल ज़्यादा यूज होंगे, इसलिए वॉल्यूम के लिहाज से सरफेस कम होने का मतलब ये है कि उसकी सरफेस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, जितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं, जितने वेस्ट मटेरियल रिलीज करने हैं, उसकी सरफेस उसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो स्मॉल सेल्स की जो सरफेस है उसको चीज़ें सपोर्ट कर सकती है। इस वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर स्मॉलर साइज की जो सेल्स हैं ज़्यादा मौजूद पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको इस बॉक्स को एक्सप्लेन किया गया कि हमने लार्ज ट्यूब लिया है, ठीक है, उसका हम लोगों ने एरिया लिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब उसकी 6 साइड्स हैं, एक साइड का मिलेगा लेंथ और विड्थ में, ठीक है, ये हमारे पास उसका एक जो है एरिया उसको 6 साइड से मल्टीप्लाई किया। एक लार्ज ट्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वॉल्यूम रेशियो के लिहाज से वो हमारे पास आ गया 5400 माइक्रोमीटर के उसके। लेकिन अगर हम स्मॉल ट्यूब को लेते हैं तो स्मॉल ट्यूब को हमने देखा था कि उसकी जो लेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर, तो 10 माइक्रोमीटर तो उसकी जो एरिया लेंगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसको 6 साइड से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 600 माइक्रोमीटर ट्यूब आ जाएगा। लेकिन अब ये एक सेल है, वैसे देखा जाए दोनों में फर्क है, ठीक है, लेकिन ये एक लार्ज ट्यूब है और एक कम ट्यूब है। हमने दोनों का जो वॉल्यूम वो सेम रखना है। जितने में एक लार्ज ट्यूब आती है, मतलब जितने में लार्ज ट्यूब आती है उतने में हमारे पास 27 जो है वो स्मॉल ट्यूब आ जाती है। फिर एक लार्ज ट्यूब को हम लोग कंपेयर करेंगे 27 ट्यूब्स के साथ, स्मॉल ट्यूब के साथ। 27 ट्यूब को अगर हम लोग एक जो स्मॉल ट्यूब का सरफेस एरिया है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16,200 माइक्रोमीटर ट्यूब आ जाता है। इस वजह से हमारे पास क्या है कि सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास वॉल्यूम रेशियो के लिहाज से वो ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो स्मॉलेस्ट साइज के ही होते हैं। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई हो। अगर कोई भी किसी भी बात की समझ ना आई हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में